नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में जो 9वीं और 10वीं का नया सिलेबस ऐड हुआ है, उसी पैटर्न पर आधारित 9वीं और 10वीं का जो ये देख लीजिए है ना, बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष पर ये स्तर से तैयार किया गया नया प्रैक्टिस सेट आया है। वॉल्यूम 3 रुक्मिणी का है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 है, जो कि 10th और 9th क्लास के सिलेबस पर ये पूरी सेट तैयार किया गया। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें टोटल 20 सेट है और 20 सेट का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो पंचायती राज प्रणाली ये राज्य सूची में है। ठीक है, देखिए सूची जो है ये संविधान के 7वें अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ हैं। 3 अनुसूचियाँ कौन कौन सा है? संघ सूची होता है, और वो होता है राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो वही कुछ है डिपार्टमेंट जो कि बांट दिया जाता है। संघ सूची में क्या आएगा? जैसे कि संघ सूची में पहले ये समझिए कि वर्तमान में भी संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, और राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय है ना, 59, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, ये भी याद रखना है, संघ सूची 100 और राज्य सूची 59 और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, अब जैसे संघ सूची में आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे रेल, रक्षा, ये सब किस सूची में आता है? तो ये संघ सूची में आता है। ठीक है, ठीक है, ये रक्षा, रेल, विदेशी मामले, डाक, जनगणना, ये संघ सूची में आता है। और राज्य सूची में आता है राज्य पुलिस, सफाई, कृषि, सिंचाई, ये राज्य सूची में आता है। और जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, देखिए जनगणना है संघ सूची में, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा और परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि ये भी याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ, ये जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये किस अनुसूची में पूछेगा? तो 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात पंचायती राज, पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे कब मिला? संवैधानिक तरीके से ये कब लागू हुआ? तो पहली बार लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। ये अधिनियम था 1992, लेकिन 1993 में पंचायती राज व्यवस्था ये संवैधानिक तरीके से लागू हुआ था। ठीक है, इस और यही डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज जो है व्यवस्था को ये 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला है, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत इनको दर्जा मिला। ठीक है, जब भी पढ़ना है पंचायत तो नगर पालिका को भी साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों साथ साथ हुआ था और दोनों में याद भी होगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे 73वां संविधान संशोधन में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया? तो नगर पालिका को। ठीक है, और पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। पंचायती राज किस भाग में? भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होता है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, ये सारे अति महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, जो क्वेश्चन इसमें है सेट में, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो सभी चीज़ें आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स इतना महत्वपूर्ण है कि जो हम बोल रहे हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है, हर पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए जैसे इतने जो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, अगर पूछे तो छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो संचित निधि जैसे क्या आता है? बड़े जैसे पद पर, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ये लोग का क्या संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि संचित निधि से किसका वेतन नहीं मिलता है? तो इसमें भारत का महान्यायवादी जो है इसका वेतन भत्ता संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनका वेतन भत्ता
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है उसका वेतन भत्ता भी संचित निधि से मिलता है, और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी का ये संचित निधि से नहीं मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के महान्यायवादी से 3-4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में कौन है, करंट अफेयर में याद रखना है, आर वेंकट रमनी है। ठीक है, आर वेंकट रमनी। अब इसी तरह एक आएगा, आपको कन्फ्यूजन कर सकता है या तो पूछा जाता है, तो याद रखना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, CAG। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, और वर्तमान में अभी कौन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है, तो किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए GST ये क्या है, कर है, तो एक रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो जैसे कि इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि किसी को दान देते हैं ना हम लोग, तो 101 रुपये देते हैं, तो वही 101वां संविधान संशोधन यहाँ याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भारत में GST कब लागू हुआ, तो आपको डेट सहित याद रखना है ना, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2017 को GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा GST में पंजीयन संख्या में कुल कितना डिजिट होता है, तो 15 डिजिट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड में कितना होता है 12 डिजिट, पैन कार्ड में 10 डिजिट, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करता है, जिसमें से एक है, तो 5 तरह का रीट जारी करता है। वो कौन कौन सा रीट होता है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 5 रीट होता है, याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 क्या होता है, रीट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रीट कौन जारी करता है, तो एक ऑप्शन में रहेगा उच्चतम न्यायालय, दूसरा रहेगा उच्च न्यायालय, तीसरा रहेगा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रीट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। तो ये इतने ही क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि अति महत्वपूर्ण है और यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 देश से संबंधित है, तो अनुच्छेद 149 संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से, क्योंकि अनुच्छेद 148 में क्या है, CAG की नियुक्ति है ना, मतलब भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 148 में, और इसकी कर्तव्य और शक्तियाँ 149 में। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 49 में क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, तो देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप सुनते होंगे आजकल सभी बैंक वाले फ़ोन करते हैं आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसमें क्या होता है कि लोन लेता है, मतलब आपके पास अकाउंट में ATM में पैसे नहीं भी है तो आप उससे पैसे लेके खर्च कर सकते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं, जो आपको पैसा जमा है वो निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से क्या होता है एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, जैसे कि आपको कैनरा बैंक, SBI ये सब क्या 50,000 तक का आपको ऋण दे सकता है। ठीक है, तो ये लोन लेने वाला क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये ही अंतर है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन कम है किसका, सबसे ज़्यादा कम है बिहार का। ठीक है, साक्षरता दर सबसे कम है बिहार का। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, तो केरल का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो वैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान लगाया था BKRB राव। ठीक है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन सिंपल अगर पूछे कि किस अर्थशास्त्री ने
पहली बार मतलब कि भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहली बार किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बोल दे तो BK राव ने लगाया था, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी से 2-3 प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू जी के याद रखना है, अगर पूछे तो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन या तो भारत का बायोब्रिज किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सा है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। अच्छा, भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ये किस पुस्तक में इसका वर्णन है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसमें ही वर्णित है धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, तो लिंगानुपात सबसे कम है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दमन एवं दीव में, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य में हो जाता है कौन, केरल, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। लेकिन अगर पूछे जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल याद रखना है, सर्वाधिक साक्षर राज्य भी केरल है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद रखना है। और सर्वाधिक आपको अगर पूछे जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका मालूम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, जिसका है 1037 है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है पुदुचेरी, राज्य में है केरल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिंपल पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, तो किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, तो ये जो रामकृष्ण मिशन है ना, इसकी स्थापना बंगाल में हुआ था, कोलकाता में, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप देते हैं तो ये काम आता है, ठीक है। इसलिए जो बोलते हैं हर पॉइंट पे ध्यान रखना है और याद करते जाना, ठीक है। जैसे एक लाइन अगर बोलते हैं तो उसमें 2-3 प्रश्न हो जाता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब कब हुआ था, तो 1897 में किया था, ठीक है। और जो कि एक चीज़ बता दें कि इसका हुआ कोलकाता में, ठीक है। जैसे पूछा कि किसका बंगाल में हुई थी, तो इसका हुआ। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि रामकृष्ण जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में, किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में ही किया था, ठीक है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था, ज्योतिबा फूले ने किया था, पूना में किया था, ठीक है। तो बम्बई वाला 2 है, एक आर्य समाज और एक प्रार्थना समाज, है ना। आर्य समाज और प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुआ था, और इसका बंगाल में, और सत्य शोधक समाज की स्थापना पूना में हुआ था, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने किया था। तो सभी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था, तो देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर दिया है उदयन, लेकिन इसको बसाया था सबसे पहले किसने मालूम, अजात शत्रु ने।
क्योंकि इसके उदयन का पिता था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और इसका पुत्र है उदयन। उदयन ने इसे राजधानी बनाया था, ठीक है, उदयन ने इसे राजधानी बनाया था। तो ये ध्यान रखना है। और क्योंकि अजातशत्रु का पुत्र है उदयन और इसे राजधानी बनाया था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। अब बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। इसलिए इस वंश को यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। और बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक, ये ध्यान रखना है। और बिंबिसार की तरह ही एक नाम आता है बिंदुसार, तो उसे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बिंदुसार को भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक था ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। ये सब जितने भी जो सेट किया हुआ है सेट को प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी काफ़ी अच्छे ढंग से इसको सेट बनाया गया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है बिहार के एग्जामों में के लिए जो प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा सेट किया जाता है ये रुक्मिणी द्वारा प्लेटफॉर्म सेट द्वारा, इसलिए इनका सेट प्रैक्टिस करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को ही कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि सहायक संधि पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 में। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 1763 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रंजन परी यश चारु ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ काउंट कर लेना कि मानुष कितना है यानी कितने आदमी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आदमी, ठीक है। अब 6 आदमी दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ये और एक क्या एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो केंद्र की ओर एक चारों ओर बैठा हुआ है मुख करके, तो ऐसे एक कर दीजिए में बना दीजिए केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर वृत्ताकार है, ठीक है। तो 6 आदमी है, तो 6 आदमी में करिए क्या पहले एक को यहाँ रख दीजिए और एक यहाँ, ठीक है, और 2 इधर और 2 इधर हो जाएगा 6। अब क्या बोला कि रंजन परी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करना चाहिए मानो यही चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जो बाएं ओर के रखा हुआ है या तो दाहिने ओर बोला है तो वो वाला एक लेना है एक स्टेटमेंट, ठीक है। और एक स्टेटमेंट लेना है और पहला ध्यान रखना है कि आपके सामने वाला जैसे आप इधर से देख रहे हैं तो आपके सामने उत्तर हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो जाता है। और इसी से ध्यान रखना है कि इधर जो है ये बाएं हो जाएगा लेफ्ट साइड और इधर जो हो जाएगा राइट साइड हो जाएगा। आपके मुंह इधर है केंद्र की ओर, ये केंद्र हो गया, तो आपका दाहिने साइड हो जाएगा इधर, ठीक है, और लेफ्ट साइड हो जाएगा इधर, ठीक है। तो जैसे बोला रंजन परी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो रंजन परी, तो परी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। परी को परी के बाएं और तीसरे स्थान पर है कौन, रंजन। तो बाएं इधर चलेंगे, इधर है ना, तो बाएं पहला पहला दूसरा तीसरा, तो रंजन कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ठीक है, रंजन हो गया। अब कि देखिए अब जो स्टेटमेंट आया एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट आया जैसे यहाँ क्या परी और रंजन आ गया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लेना है तो रंजन और परी से ही रिलेटेड जो आएगा वही लेना, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर तो दिया हुआ है यश रंजन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर कभी क्या रहता है कभी हार्ड अगर क्वेश्चन करेगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये बाद में देगा, ठीक है। और इसके पहले यहाँ दे देगा कि ऋतु चारू के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले क्या है ये दोनों जो व्यक्ति बैठा दिए हैं उससे रिलेटेड हमको स्टेटमेंट पहले ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ तो मिला हुआ है यश रंजन के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, यश जो है रंजन के बाएं ओर से, रंजन कहाँ यहाँ, ठीक है, इसका मुंह किधर है, इधर है, तो रंजन के बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, अगर इधर मुंह है तो इसका बाईं ओर देखिएगा तो इधर होगा, है ना, इसका बाईं इधर हो जाएगा और दाहिना इधर होगा, ठीक है, रंजन के। तो रंजन के बाईं और दूसरे स्थान पर है यश, तो पहला और दूसरा, तो यश कहाँ होगा, यहाँ पर होगा यश,
ठीक है, यस यहाँ होगा। ठीक है, आप कॉपी में बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यस हो गया यहाँ। अब बोला क्या, चारू रंजन के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। चारू रंजन के दाएं ओर से, तो रंजन यहाँ है, इसका दाहिने इधर हो जाएगा रंजन का। तो रंजन का दाहिने ओर से है, चारू रंजन के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा यहाँ आ जाएगा चारू। ठीक है, अब क्या बोला आगे, ऋतु चारू के निकटतम पड़ोसी है। तो चारू यहाँ है, तो निकटतम यानी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो यहाँ पहले से बैठा है कौन, परी, तो यहाँ इसका मतलब ये चारू जो है ये ऋतु चारू का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, ऋतु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऋतु यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऋतु यहाँ हो जाएगा। अब आगे पूछा क्या कि परी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो परी यहाँ है, दाएं से दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान में यहाँ खाली है। ठीक है, तो यहाँ बच गया कौन, देखिए बैठ गया कौन कौन, ये परी, चारू, रंजन, ऋतु और यश बैठ गया। तो बच गया कौन, गुंजनमा, ये बैठे बच गया, तो गुंजन को यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो गुंजन है और पूछा है क्या, तो ये क्या पूछा है लास्ट में, परी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो परी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, गुंजन होगा। गुंजन किस ऑप्शन में है, तो गुंजन यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। तो आयत की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये एक आयत हो गया, एक हो गया, और ये एक दो हो गया। ठीक है, ये दो हो जैसे हुआ, फिर यहाँ से एक मिला के यहाँ लेंगे, ये तीन। ठीक है, तीन हो गया। अब ये चार हो गया। ठीक है, ये चार हुआ, तो फिर इधर से एक लेंगे, ये पाँच हो गया। ठीक है, और एक ये लेंगे, टोटल छः हो गया। एक ये लेंगे सात, एक लेंगे आठ, और एक ये टोटल लेंगे नौ, है ना, नौ आयत हो गया। तो ऐसे गिन लेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके खाली स्थान पर भरना है। ठीक है, तो ये कैसे किया, देखिए 6 चौक 24 और 5 इसको जोड़ दिया 29 हो गया। तो वही 8 पंचे 40 और कितना जोड़ेंगे, 48 आ जाएगा। तो 8 जोड़ेंगे 48 आ जाएगा, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वन जो है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूट चुनना है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट मतलब होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि ये पूरा जो दिया हुआ है इसका एक शब्द क्या होगा, वर्टिब्राटे एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, यानी कि रीढ़ वाला प्राणी जो ग्राउंड यानी कि धरती पे रेंगने वाला है। ठीक है, रेंगता है, तो धरती पर रेंगने वाला जंतु को क्या कहा जाता है, रेंगने वाला को रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंगने वाला जंतु। ठीक है, और इंसेक्ट्स मतलब क्या हो जाता है, कीट पतंगे हो जाता है ना। और मामल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव, और अम्फीबियंस मतलब होता है वो जल और थल जो दोनों जगह रहता है, वो अम्फीबियंस कहलाता है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है समानार्थक, साइनोनिम्स बोले या तो बेस्ट एक्सप्रेसेस बोले, ये होता है समानार्थक शब्द। तो किसका पूछा है, एलिजेंट का। तो एलिजेंट मतलब क्या होता है, एलिजेंट का मतलब होता है सुंदर, है ना। तो एलिजेंट का मतलब सुंदर, और ग्रेसफुल मतलब भी सुंदर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, यानी आइटम ऑफ फ्रेज पूछा रहा है। ठीक है, बॉटम लाइन का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है खाली स्थान को भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या भराएगा, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। अब आगे पढ़िएगा, अगर इसका हिंदी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टू हर कीप ए सीक्रेट, या तो क्राई ए सीक्रेट, मेक ए सीक्रेट, टच ए सीक्रेट, यानी कि देखिए यह कठिन है उसके लिए, क्या मतलब रहस्य को रखना, है ना, ये सही होगा ज़्यादा, है ना। इसकी पे रहस्य को जैसे छुपाए रखना, ये उसके लिए कठिन है। जैसे रहस्य को चिल्लाना ये तो नहीं सूटेबल है, रहस्य को बनाना ये नहीं होता है, रहस्य को टच करना ये भी सही सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल में यही आएगा ना, उससे रहस्य को मतलब कि छुपा कर रखना उसके लिए कठिन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो, एंटो मतलब विपरार्थक शब्द है ना, अपोजिट। तो क्या है, एनरिच, एनरिच का मतलब होता है
एनरिच मतलब गुणवत्ता बढ़ाना, ठीक है, कुछ बढ़ाना होता है, ठीक है। और डिप्लेट मतलब होता है खाली करना, ये कम करना, तो ये कम करना है, तो ये एंटो हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, यानी पेसिव वॉइस में बदलना है इसे। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल्ली, तो पेसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे दे हैव डेकोरेटेड द हॉल, हॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बन जाएगा द हॉल, और हैव हैज के साथ क्या बिन लग जाता है, ठीक है। तो द हॉल हैज बिन होगा, ठीक है। तो जो हैज है हैज ही हैव या हैज ही रहेगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा, जैसे इज वाला ये आंसर नहीं हो सकता है, और ये वाज वाला भी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड, और एडवर्ब आ जाएगा ब्यूटीफुली। अब बाय ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है, बाय देम, है ना। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाबिका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, यानी कि नाबिका जो है वो अपने क्लास में क्या सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव है, ठीक है। इसके लिए एक कौन सा समानार्थक होगा उसको चुनना है ऑप्शन में से, ठीक है। तो सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव यानी कि शानदार और प्रभावशाली, तो ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार और तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे विविड है, इसका मतलब तो हो जाता है क्या, विविड मतलब जीवंत हो जाता है। स्प्लेंडिड मतलब सिर्फ शानदार होता है। डेजलिंग मतलब होता है चकाचौंध, है ना, धुंधला। तो यहाँ पर होगा क्या, ब्रिलियंट सबसे सूटेबल है। ब्रिलियंट का मतलब होता है क्या, शानदार और तेज, ठीक है, सुपर एंड इम्प्रेसिव। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें भरना है कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड, जब जो रोगी होता है जब वो स्वस्थ हो जाता है, रिकवर्ड हो जाता है, तो ही वाज डेस फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो उसे हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, लिबरेटेड किया जाता है, या डिस्चार्ज किया जाता है, या एक्यूटेड किया जाता है, डिसमिस्ड किया जाता है। तो आप सुनेंगे कई बार कि हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो गया है, तो डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र है कौन सा, बंगाल गजट है। यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल का ये भारत का प्रथम समाचार पत्र हो गया बंगाल गजट, और भारत का प्रथम जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन था, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो पहला हो गया और इसके संपादक, तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उदंत मार्तंड था, है ना, उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन था, तो जुगल किशोर शुक्ला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर तो एकदम छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से याद रखना है, ध्यान से रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अगर जो ये बुक में दिया हुआ क्वेश्चन सिर्फ उसको ही आप ध्यान मत रखिए कि हाँ इसका बंगाल गजट हो गया पहला समाचार पत्र, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा वहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि बंगाल गजट के संपादक कौन था, तो वो था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड था, और उदंत मार्तंड के संपादक कौन था, जुगल किशोर शुक्ला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, तो कालिदास की, ठीक है। कालिदास की कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुस्तक है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सभी के लेखक कालिदास है। अब इनको याद ऐसे रख लीजिए, देखिए सब पुस्तक का लास्ट में एक जैसा वॉइस आएगा, है देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सभी के लेखक कालिदास है, ठीक है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कृति का समानार्थी शब्द है, तो कृति का समानार्थी शब्द है रचना, है ना। कभी बोलते हैं ना कि ये पुस्तक किसकी कृति है, ठीक है, तो ये रचना, ये किसकी रचना है, तो ये हो गया कृति मतलब रचना। जो मरने वाला हो तो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप कभी नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन आप सोच के अपने अंडरस्टैंडिंग से इसको टिक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़े तो आंसर लगा सकते हैं। जो मरने वाला हो, ऑप्शन देख के आप समझ जाइएगा, जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मूर्स होगा, या तो मान होगा, या तो मृतप्राय, या तो मरनासन, है ना। तो आप सुने हुए कई बार कि मरने वाला यानी मरनासन पर है वो, है ना, मरनासन,
यानी आंसर क्या हो जाएगा, मरणासन। जो मरने वाला है उसे मरणासन कहा जाता है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रादेशिक, देखिए यहाँ पर इसका आंसर कैसे लगाइएगा, आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, ध्यान रखना है कि प्रत्यय मतलब होता है शब्द के अंत वाला, है ना, वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद, है ना, लास्ट में जुड़कर यौगिक शब्द बनाता है। और एक होता है उपसर्ग, है ना, उपसर्ग होता है जो पहले आता है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखेंगे इसका क्या आ रहा वॉइस, प्रादेशिक, प्रादेशिक, तो ये तो होगा नहीं, ये पहले आ रहा है, प्रादेशिक, है ना, एक ये आ रहा है ना, प्रादेशिक ये प्रत्यय है, प्रादेशिक तो ये प्रत्यय है, ठीक है। बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट में जो आता है जो जोड़ के बनाता है प्रादेशिक, तो वो होता है प्रत्यय। नेक्स्ट है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है ये बताना भैया। तो स्त्रीलिंग कौन सा है, तो रचना क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। और बाकी सृजन, संपादन और समायोजन ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। तो इसको जब पढ़िएगा ना तो अपने समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्रम से होगा, ठीक है। एक बार पढ़िएगा, पहले ऑप्शन से शुरू कर दीजिएगा। जैसे ऑप्शन 1 है, पहला क्या है, घर सड़क के उस पार था, ठीक है, घर सड़क के उस पार, ये नहीं लग रहा कि पहला लाइन होना चाहिए, ठीक है, घर सड़क के उस पार था। देखिए ये क्या क्रम से सजाना शब्दों का, ये कौन सा अच्छा बैठ रहा है, तो घर सड़क के उस पार था, ये नहीं लग रहा अच्छा। दूसरा फिर क्या है, आगे दिया है कि उसने उद्यान को पहचान लिया, ये सूटेबल लग ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि पहले क्या दिया, दो में क्या है, उसने उद्यान को पहचान लिया, उसने ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ये हो सकता है, ठीक है, ये उसने उद्यान को पहचान लिया। फिर क्या है, तीसरा है वह समझ गया कि वह कहाँ है। फिर चौथा है वह इलाहाबाद में ही तो था। फिर पांचवा है लाउदर रोड पर, और फिर लास्ट में घर सड़क के उस पार था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। आप भी जब देखिएगा इसका, देखिए पीडीएफ भी हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, और जो मैथ या तो रीजनिंग बता रहे हैं उसको भी आप खुद से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और इसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, इसको आप वहाँ से एक बार देख सकते हैं, जो भी थोड़ा समझ में नहीं आया देख सकते हैं, और बाकी जो समझ में नहीं आएगा पूछ भी लीजिएगा कमेंट में। फिर नेक्स्ट है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में सजाएं। तो इसको सही क्रम में सजाएंगे, तो इसको सजाइएगा तो सी तो सभी में है, यानी कि ये वाला पहला होगा, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया कि नरक चलो, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, और उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका 32 का बी होगा, ठीक है, 32 का बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है। तो सीधा अनुपातिक होता है कि इसका आवेशित कण के संवेग से, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है, तो वक्रता त्रिज्या का आवेशित कण के संवेग से सीधा समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय डेश nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है समांतर श्रेणी बनाते हुए ये तय करेगा, ठीक है। देखिए कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समांतर श्रेणी बनाती है, द्वितीय तृतीय मतलब nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करती है, तो समांतर श्रेणी बनाते हुए ये तय करता है। नेक्स्ट है कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध, यानी कि टोटल इसका कुल प्रतिरोध है 4 ओम, ठीक है, पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R
R3। देखिए ये और समांतर श्रेणी में हो गया। और क्या होता है एक श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में ये हो गया। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसे याद भी रहे और कैसे कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे ध्यान रखना है। देखिए समांतर क्रम में है ना 1/R वाला होगा, ठीक है, और श्रेणी क्रम में सीधा वाला होगा। तो 1/R वाला होगा समांतर में, ये कैसे ध्यान रखना है। देखिए समांतर क्रम में कैसे होता है, देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये और ये ऊपर नीचे वाला हो गया, ये समांतर हो गया। श्रेणी में क्या होता है, ये सीधा होता है। ठीक है, तो समांतर में देखिए ये लाइन ऊपर एक नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे वाला। तो ये इसका सूत्र में क्या होगा, कुल प्रतिरोध ऊपर नीचे वाला 1/R1। देखिए ऊपर नीचे से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। आज श्रेणी में सीधा है तो ये सीधा वाला होगा, कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 प्लस में। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, समांतर क्रम में ऊपर नीचे होता है तो ये ऊपर नीचे वाला हो गया, और श्रेणी क्रम में सीधा वाला तो सीधा वाला हो गया इसका कुल। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं क्या, 4 ओम कुल प्रतिरोध है। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, जैसे कि कुल प्रतिरोध दे दिया, कुल प्रतिरोध 1/4 समांतर में बटा में। अब बराबर में क्या है, एक दिया है 1/12, तो दूसरा पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा निकाल देंगे। इसको यहाँ रखना है, इसको इधर ले आइए, तो 1/4 माइनस 1/12 कर देंगे। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 12, 4 तिया 12 और 12 कहीं 12, यानी कि 2/12 यानी कि 1/6, यानी कि इतना हो जाएगा। इसको सीधा कर देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर 6 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 बार। कैसे, देखिए 1 सेकंड में करता है जो दोलन की गति, अगर 1 सेकंड में है f बार, ठीक है, तो 2 मिनट बोला तो 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, 120 बार हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण के लिए, ठीक है, एक समान, तो उसमें क्या हुआ, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, ये गलत है ना। त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता, ये गलत है, क्योंकि त्वरण का परिमाण जो है नियत रहता है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ। बाकी जैसे कण का वेग यानी चाल का परिमाण नियत रहता है, ये भी सही है। और कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, ये सही है। कण के गति के साथ साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, ये सही है। नेक्स्ट है, F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, अच्छा वास्तविक और उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, यानी कि मानव नेत्र किस लेंस का जैसा होता है, तो उत्तल लेंस जैसा होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो है ये दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है और एक है दूर दृष्टि दोष को ठीक करना है, ये दोनों कभी कन्फ्यूजन ना हो आंसर में, तो याद कैसे रखना है। देखिए निकट दृष्टि दोष ठीक करने वाले में निकट में कितना लेटर है, 3 लेटर। ठीक है, 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए इस पर 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, अवतल। ठीक है, इसमें 4 लेटर वाला। और दूरदृष्टि में 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला, और 3 लेटर को ठीक करने वाले को 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है वो प्रकाशिक बिंदु होता है। ठीक है, प्रकाशिक बिंदु हमेशा जो है कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके मुख्य अक्ष पर स्थित होता है क्या, प्रकाशिक बिंदु। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्यूज तार से संबंधित, तो इसमें पूछा कौन सही है। तो पहला क्या, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, ये सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, तो ये तो ध्यान देना ही है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 प्रश्न यहाँ से याद रखना है कि देखिए फ्यूज तार का गुण कैसा होता है, तो प्रतिरोध उसका उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। ठीक है, गलनांक निम्न रहेगा इसी तो तभी तो करंट ज़्यादा आ जाएगा तो ये गल जाएगा। ठीक है, तुरंत गल जाएगा, तो गलनांक निम्न होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फ्यूज तार जो है ये किसका बना होता है, किसका मिश्रण होता है, तो टीन और सीसा का मिश्रण होता है ना, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखना है। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है।
तो ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन मतलब होता है क्या है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाना, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। देखिए अमूमन क्या होता है, ठोस से कोई भी जब गर्म करेंगे तो वो पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन जो वस्तु, जो यौगिक ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ऊर्ध्वपातन में आ जाएगा जैसे कि कपूर, आयोडीन, नेफ्थेलिन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन का है। जो ऊर्ध्वपातन का गुण इसमें क्वालिटी पाया जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड है, ऊर्ध्वपातन गुण इसमें पाया जाता है। कपूर को याद रखना है, उदाहरण से पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पूछा गया है ना, कपूर, आयोडीन, नेफ्थेलिन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। तो सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है लंघनाज, ये सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है, क्योंकि लंघनाज है ना, ये गुजरात में है, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। बाकी जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल, ये सभी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल में याद रखना है राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, ये सब सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो में ही सबसे विशाल अन्नागार या तो स्नानागार मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है, जो कि गुजरात में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो अब क्या बोला है कि रोलेक्टेट किसके समय, चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, ये सही है, क्योंकि चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 21, ठीक है। और रोलेक्टेट कब आया था, 1919 में, तो ये सही है। लॉर्ड रीडिंग के समय दिल्ली दरबार लगा था, ये गलत है, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26, ठीक है। तो इसके समय कौन था, 1910 से 16 था लॉर्ड हॉर्डिंग, 1910 से 16 तक था लॉर्ड हॉर्डिंग था, तो ये गलत हो जाता है। लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें, ये प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था 1921 में, उस समय लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन नहीं था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, इस समय कौन था, तो 1931 में कौन था, तो इरविन था, 1900 इरविन है, लॉर्ड इरविन था, ठीक है, 1931 में। तो लॉर्ड हॉर्डिंग था, वो तो 10 से 16 था, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में लाल किले के डेस्क के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो कहाँ पे, लाहौरी गेट के ऊपर फहराया था, ठीक है, लाहौरी गेट के ऊपर फहराया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाया गया, तो गतिमान एक्सप्रेस चलाया गया था 2016 में। अब वर्तमान में भी सबसे तेज चलने वाला कौन सा ट्रेन है, तो वो है वंदे भारत। वंदे भारत की शुरुआत कब हुआ था, शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है, 15 फरवरी 2019 को हुआ था वंदे भारत का स्टार्टिंग हो। तो वंदे भारत का पहले नाम क्या था, ट्रेन 18 था। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, हमेशा याद रखना है इसको, है ना, जैसे बच्चे याद रखते हैं कैट मीन्स बिल्ली, उसी तरह याद रखना है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था, पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, लोकसभा भी आया, फिर संसद है और राज्यसभा, ये किस किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है संसद जो है ये अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो 81 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, याद कैसे रखना है इसको, सरल, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा, अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80, 81, ठीक है।
अनुच्छेद 79 हो गया संसद, 80 हो गया राज्यसभा और लोकसभा 81, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का होता है क्या, जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपात जो है जैसे बाह्य आक्रमण या तो सशस्त्र विद्रोह या युद्ध पर होता है, तो ये किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। और यहाँ 3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात जो है ये भारत में कितनी बार लगा, तो अभी तक 3 बार लगा था, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था, 1962 में लगा था। फिर दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में लगा था, ठीक है। अच्छा, बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा, तो 8 बार लगा है, ठीक है। और वित्तीय आपात अभी देश में कितनी बार लगा है, तो 1 बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया और इसे अब कानूनी अधिकार के तहत रखा गया, ठीक है। अब किस अनुच्छेद में, वर्तमान में अभी किस अनुच्छेद में इसे रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। किसको, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। अनुच्छेद 300 का ए किस भाग में आता है, तो भाग 12 में आता है। नेक्स्ट है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा होता है, वो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में आता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो तीनों सूचियाँ हैं ये किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में, ठीक है। जैसे रक्षा, रेल, ये सब संघ सूची में आ जाता है। और राज्य, पुलिस, कृषि, सिंचाई, ये सब राज्य सूची में आता है। और शिक्षा, परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है गरीबी की माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो सामान्य विधि आय और व्यय दोनों लाया जाता है, ठीक है। आय और व्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है। तो अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक विकास, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, तो वो था हिंदुस्तान बैंक, 1770 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है बचत खाते का मतलब क्या होता है। तो बचत खाते का उद्देश्य होता है कि जमा पर ब्याज अर्जित करना, है ना। जमा कर दिए आप अकाउंट में और उसको छोड़ दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये बचत खाता हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो इसको क्या है, उद्योग और कहाँ पर ये फेमस है ये मिलाना है, ठीक है। जैसे लौह इस्पात है, ये इसमें से कौन सा लौह इस्पात के लिए फेमस है, तो लौह इस्पात के लिए है जमशेदपुर टाटा, है जो झारखंड में है। तो ये आ जाएगा CN1 का सी में आ जाएगा, ठीक है। तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तांबा के लिए यहाँ इस ऑप्शन में तांबा के लिए प्रसिद्ध है मलाज खंड, जो कि मध्य प्रदेश में है। मलाज खंड ये तांबा के लिए फेमस है। और वायुयान के लिए है बंगलुरु, वायुयान उद्योग के लिए बंगलुरु कर्नाटक में है। और एल्युमिनियम उद्योग के लिए है ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें याद रखना है। लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर, तांबा मलाजखंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बंगलुरु वायुयान के लिए और कोरबा एल्युमिनियम के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो भारत में ये है राजस्थान का खेतड़ी। नेक्स्ट है कि 2 संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का 6% और b का 4% का योग a का 7% और b का 7% के योग का 2/5 है। तो a अनुपात b का मान क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि देखिए a का 6%, b का 6% योग करना है, ठीक। और बराबर में क्या है, a का 7% और b का 7% के योग का इतना है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में परसेंट आएगा, ठीक है। और
दोनों का योग का इतना है, तो ये दोनों साइड परसेंट आएगा, परसेंट कॉमन लेते हैं तो दोनों साइड का कट जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। आप तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 6a प्लस 4b, है ना, यानी कि b का 4%, और परसेंटेज कॉमन लीजिए, दोनों साइड कट जाएगा। फिर क्या है, 7a का 7% यानी 7a प्लस 11b, ठीक है। अब ये बोला क्या, इसका 7a प्लस 11b का 2/5 है, ठीक है। अब यही 5 को इधर गुना कर दीजिए, अब 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो 5 को इधर गुना करेंगे तो 30a प्लस 5 चौक 20b, अब बराबर में आ जाएगा, 2 से गुना होगा 14a प्लस 11 दूनी 22b। अब देखिए यहाँ 30a है तो 14a इसमें घटा देंगे, एक ए को इधर एक साइड ले आएंगे, बी वाले को एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 30a में 14a घट जाएगा, कितना होगा 14 और 16 30 होता है ना, तो 16a बराबर बी वाले को 22b है, इसमें घटा देंगे 22 में से 20, तो 2b बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 16 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो a अनुपात b पूछा है, तो b को इधर ले आइए, ठीक है। तो और 8 इधर नीचे चला जाएगा, यानी 1/8, इधर कुछ नहीं बचा था तो 1/8, तो 1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसको बोडमास के नियम से बनाना है, तो पहले क्या होता है भाग, उसके बाद पहले होता है क्या काके, है ना, काके क्रिया कोको भाग, पहले का वाला होगा, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो पहले का वाला होगा, तो का वाला को यानी गुना, का मतलब हो जाता है यहाँ गुना ही होगा, ठीक है। तो 13 और ये गुना हो के इसको भाग वाला फिर आ जाएगा, तो गुना होके बट्टा में कर देंगे 13 गुना 13, ठीक है, 13 बटे, अब प्लस 13 रखिए, अब ब्रैकेट एक साइड, ब्रैकेट वाला पहले हल करके फिर ये वाला आगे का करेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ बटा में है, तो 13 और पहले भाग वाला होगा 13/13 हो जाएगा, ठीक है, गुना 13 प्लस 13, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, एक 13 से एक 13 ये चला गया, तो यहाँ क्या हुआ 1/13। अब इसका भिन्न के जोड़ निकालेंगे, तो 13 गुना 13 क्या हो जाएगा 169 और प्लस 1 170/13, ठीक है, 170/13। और इधर क्या होगा, 13 से ये 13 चला गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि 170/13 प्लस 26 है, ठीक है, 170/13 प्लस 26 है, यही है ना। तो 170/13, कुछ मिस्टेक हो रहा क्या, इसका देखते हैं एक बार फिर से, 13/13 आ गया, ठीक है। और अच्छा हाँ सही है, 170 क्या आया था 13, ये भागा में है, ठीक है। तो भागा में है कितना 26, 26/1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/26 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटिएगा तो 85 आ जाएगा, इसको 2 से काटिएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 गुना 13 169, यानी 85/169 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए, ठीक है। देखिए 50% पानी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% पानी और 50% दूध हो जाएगा, है ना, 50-50% हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 3 अनुपात में ये 3 है, तो ये अनुपात 2 है, यानी 1 अनुपात इसमें और मिला देंगे बराबर हो जाएगा, है ना। अनुपात ये भी 3 हो जाएगा, तो अनुपात 1 इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो अनुपात 5 का मान कितना देगा 25, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा 5/25, यानी अनुपात 1 का मान क्या होगा 5, आंसर क्या हो गया 5 लीटर। नेक्स्ट है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन से एक ही समय में एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो जब एक ही दिशा में चले तो दोनों का अंतर होता है, जैसे 90 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर है, जब एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों का अंतर ही वो डिस्टेंस तय करेगा, और जैसे विपरीत दिशा में जाए तो दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब चलना कितना 5 घंटा, तो 5 घंटा यानी कि दूरी बराबर क्या होगा चाल और गुना समय 10/50 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट है कहते हैं पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% वृद्धि होती है, फिर अगले वर्ष के दौरान क्या 10% कमी होती है,
यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या इतना है, इतना हो गया, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 2 बार चेंज हुआ, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 10% कम होने के बाद इतना आया, ठीक है। तो ये परिणाम आया, तो पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो इसको उल्टा गुना करते जाना है। ये लास्ट वाला आया इतना परिणाम, तो उल्टा गुना करना है। 10% वृद्धि हुआ था, तो वृद्धि का मतलब क्या है, 10 का वृद्धि का होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू का मतलब हुआ 10%, मतलब 100, इसको काट दीजिए 1/10, ठीक है। ये क्या है, इसका 10% का मान हो गया। तो होल वैल्यू क्या बोलते हैं, वृद्धि अगर हो तो होल वैल्यू हो जाएगा, ये 10 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 11/10, ये होल वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर जैसे कि 10% कमी आई, इसका होल वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 10%, यानी 1/10 आ गया। तो होल वैल्यू क्या होगा, कमी आई तो 10 में से ये घटा देंगे, यानी कि 9/10 हो गया होल वैल्यू, ठीक है। होल वैल्यू बोलते हैं। अगर वृद्धि हुआ 10 में जोड़ दिए थे, तो ठीक है। तो अब करना क्या, देखिए लास्ट में आया 19,800, तो इसका पीछे जाना है, ठीक है। लास्ट ये आया, लास्ट ये पीछे जाना है, तो उल्टा गुना करते जाना है। तो 19,800 में 10% होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 10% वृद्धि हुआ यानी 11/10, यानी गुना करेंगे 10/11, उल्टा 10/11। फिर 10% कमी आई, तो इसका मान होता है क्या, 9/10, 1/10 जैसे 10% का मान, तो होल वैल्यू कमी में क्या हो जाएगा 9/10, तो इसको उल्टा गुना करेंगे 10/9, ठीक है। अब 11 से इसको काटिए, 11 कहीं 11, 11 8 88, ठीक है। अब फिर 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो यहाँ 200 और 1 शून्य ये और 1 शून्य ये, यानी कि 2 पर 4 शून्य, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 3 सदस्यों माता पिता और पुत्र के परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है। तो बहू की आयु क्या, अब देखिए 4 सदस्य हो गया, तो औसत आयु क्या इतना हो गया। तो लास्ट वाला जो कुल आयु है और पहले जो 3 वाला था उसका कुल आयु माइनस करेंगे, तो जो आया था कौन आई थी, बहू, तो बहू की आयु निकल जाएगा। तो 4 को गुना करिए 39 से, तो 39 चौके कितना हो जाएगा 156, है ना, 4 चौक 16, 160 होता है 40 गुना 4, तो 4 इसमें कम कर दिए 156। अब माइनस कर देंगे क्या, पहले वाला जो 44 गुना 3 सदस्य था, तो 44 गुना 3 132 आएगा। अब इसको घटाइए 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि बहू कितनी उम्र की है 24, बहू की आयु क्या हो जाएगा 24 वर्ष। नेक्स्ट है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है। तो समांतर श्रेणी में सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग क्या होता है, 2 सूत्र होता है। एक क्या हो गया, SN बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक सूत्र क्या हो जाएगा, अगर प्रथम पद और आखिरी पद दिया हो तो सूत्र होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है। तो ये वाला आसान है। तो n 9 पदों का, ठीक है, तो 9/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट 7 प्लस क्या हो जाएगा 55, 55 7 कितना होगा 62, 62 को 2 से काटेंगे 31, अब 9 गुना 31 कर दीजिए, 9 कहीं 9, 9 तिया 27, 279, 279 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको करें क्या, इसको भिन्न के जोड़ कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी बोल लीजिए, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 बट्टे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन तो आ गया 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का जो सीधा करेंगे बट्टा में है, तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कोस का उल्टा होता है सेक, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में आंसर तो है नहीं है, तो इसको करना क्या है, देखिए आंसर किस में दिया, कोस स्क्वायर थीटा या तो कोट स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको एक काम करिए, तो ये आएगा कैसे, जैसे कि कोट स्क्वायर थीटा है ना, इसमें करिए साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा
कोट स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि त्रिबंध हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है। तो त्रिबंध हाइड्रोकार्बन को एल्काइन भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। त्रिबंध हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला CnH2n-2। देखिए 3 होता है यहाँ, याद रखना, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, तीनों का सूत्र याद रखना। डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो एल्किन का सूत्र होता है ये वाला CnH2n, एल्किन, ठीक है। और एल्किन में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, CnH2n+2। देखिए पहले बेस याद रखना क्या, एल्किन, CnH2n होता है, एल्केन बोला गया तो +2 हो जाएगा ये, और एल्काइन बोलेगा एल्काइन माइनस, ऐसे एल्काइन माइनस, तो ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। तो हो जाएगा CnH2n-2 एल्काइन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्न में से किस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये करता है कौन, डायमंड, हीरा। हीरा जो है क्या, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है डायमंड। डायमंड मीन्स हीरा। हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। देखिए हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये सभी कार्बन का अपरूप है। हीरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हीरा का सर्वाधिक एकमात्र उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो सभी संघनन बहुलक है किसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर, है ना, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी संघनन बहुलक है, ठीक है। देखिए बहुलकीकरण जो है कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक योगात्मक बहुलकीकरण और एक संघनन बहुलकीकरण, ठीक है। तो ये पॉलीकार्बोनेट जो है ये योगात्मक बहुलकीकरण है, और बाकी ये पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपोलिन और पॉलीएमाइड ये क्या है, संघनन बहुलक है, ठीक है, ये संघनन बहुलक नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है जो कि पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे छोड़ना नहीं है, पूछे तो टिक करना है। नेक्स्ट है कि उप सहसंयोजकता में निम्न में क्या होता है। तो उप सहसंयोजकता में क्या होता है कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। उप सहसंयोजकता में क्या होता है, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज का अयस्क कौन है। तो पायरोल्यूसाइड ये मैग्नीज का अयस्क है ना। मैग्नीज का अयस्क कौन सा है, पायरोल्यूसाइड, ठीक है। अस्टिबनाइट ये किसका अयस्क है, तो एंटीमनी का अयस्क है, एंटीमनी अस्टिबनाइट, एंटीमनी एस्टिबनाइट का अयस्क है। जो एस्टिबनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क है। हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है, ये तो मालूम है, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, ये मालूम है। और 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है, और मोनाजाइट किसका, थोरियम का अयस्क है। अगर पूछे तो छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करें। पहला क्या है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भैया तो ये गलत है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होता है ना विद्युत का कुचालक होता है, यहाँ क्या बोला, सुचालक होता है, ये गलत है। दूसरा क्या है, कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षक बल अधिक प्रबल बल नहीं होता है। जो आकर्षक बल है अधिक प्रबल नहीं होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। नेक्स्ट है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, 2 अभिकारकों का बीच आयनों का विनिमय होता है। नेक्स्ट है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू वाई और म्यू जी क्रमशः नीले, पीले और हरे रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, नीले रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा हरे रंग का, है ना, और उससे कम होगा पीले रंग का, है ना।
पीले जो म्यू वाई है ये पीले रंग के लिए है ना, और म्यू बी जो है ये नीले रंग के लिए। तो नीले सबसे ज़्यादा होगा अपवर्तनांक, फिर हरा, और उससे कम होगा पीला का। देखिए किसी रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा अपवर्तनांक उतना कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो इसका लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। जैसे बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य क्या है सबसे कम है, ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरिस्टेमेटिक, है ना। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को, तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ठीक है। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो काफ़ी इजी है, सभी लोगों को याद होगा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन सा राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको मालूम है। इसको याद ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछाझार, यानी कि मित्र पर गमछाझार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मित्र पर गमछाझार यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गमछा झार यानी झारखंड, ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, भारत का कितना राज्य समुद्री तट से लगा है, तो 9 राज्य समुद्री तट से लगा है। अच्छा, भारत का मानक समय जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन के नायक कौन थे, तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, पेड़ों के कटाई के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अच्छा, डॉल्फिन से करंट अफेयर में याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है, तो ये पटना में खोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है, और भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे वीडियो में आपको डिटेल्स से जानना है या तो आपको सिर्फ आंसर जानना है, ये भी कमेंट में बताइएगा। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमाएं जो है म्यांमार से मिलती है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इसे याद रखना है, अरु से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड हो गया, एंड अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी म्यों, ठीक है, अरुणा मामी म्यों, इसे याद रहेगा आपको कि अरु से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मामी से मणिपुर मिजोरम, ठीक है। तो और म्याओ मनी म्यांमार से ये सीमाएं सजा करता है ना, तो ये याद रहेगा अरुणा मामी म्यों। अरुणा मामी से 4 राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मामी से मणिपुर मिजोरम, म्याओ यानी म्यांमार के साथ सीमा सजा करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ये है दूध उत्पादन से, ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। या तो श्वेत क्रांति का भी संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बर्गिज कुरियन है श्वेत क्रांति का जनक। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही। नेक्स्ट है कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का खेतड़ी, ठीक है। और याद रखना आपको क्या मालूम, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कौन मालूम, देखिए कैमूर का पठार जो है ना, कैमूर का पठार ये तो है चूना पत्थर के लिए, ठीक है। और रोहतास जो है, रोहतास भी चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धान का सबसे खेती जो किस जिला में होता है, बिहार का, तो धान का उत्पादन जो है रोहतास में होता है, धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है, ठीक है। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा, है ना, वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है
कि सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, यही सही सुमेलित नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी क्या लिखा है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। किसान दिवस 23 दिसंबर को, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है भूटान में। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुल्ट्रम। हमेशा याद रखना है, भूटान की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय है ना। प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किसने किया? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 है ना, 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। ठीक है, तो किसके अनुसार? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान क्या है? 7% है। नेक्स्ट है कि जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है अमन सहरावत ने जीता था, है ना। इसमें जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में अमन सहरावत ने खिताब स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच WE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान है 36वां। ठीक है, किसमें? तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है किसको? तो विनोद गनात्रा को मिला है, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोद गनात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मीटर ऊंचाई खंभे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन क्या होगा? इस टाइप क्वेश्चन जब भी आए तो आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगाकर ये अधिकतर बनता है। तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? जैसे 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसकी छाया जो है, जैसे ये खंभा है, इसकी छाया ये होगी 3√3 है, तो पूछा उन्नयन कोण क्या होगा? तो ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा वर्ग क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना? 9 बटे आधार कितना है? 3√3। ठीक है, 3 से कट जाएगा 3, और फिर √3 से कटेगा 3, कितना? √3 में। तो टेन थीटा बराबर √3 है। तो किस टेन थीटा में मतलब किस डिग्री का मान? √3 है, तो टेन 60 डिग्री का मान है ना, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A है तथा उसकी ऊंचाई B है, तो B² बट्टा A का मान क्या होगा? यानी B² यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है उसका ऊंचाई का स्क्वायर, अब बटे में क्या डालना है? क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र जानते हैं? तो उसको बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं x। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई क्या होता है? √3/2 इंटू एक भुजा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? भुजा का स्क्वायर है ना, b है, ऊंचाई b है, अब b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दिए, फिर √3/2 इंटू एक्स। अब बट्टा में डालना क्या? √3/4 बट्टा x², √3/4 बट्टा x²। ठीक है, अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करिएगा ना तो x² से x² कट जाएगा, और 4 चला जाएगा ऊपर, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। ठीक है, और दो जगह है ना, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो इसका आंसर बचेगा कितना मालूम? मात्र √3 बनेगा, एक √3 बचेगा। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है ना, आयत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप
68 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई पूछा है तो ऑप्शन में जरूर होगा इसका आंसर, है ना। तो आयत की लंबाई क्या होगा, तो मान के चलते 20 मान लेते, ठीक है। बोला कि लंबाई, उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, अगर 20 लंबाई मानते चौड़ाई 18 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद 2 गुना करेंगे तो उसका परिमाप आएगा, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 20 और 18 कितना हो, 38। अब 2 से गुना करेंगे तो परिमाप आना चाहिए, 38 दूनी 76 हो जाता है, ये कितना है 68 है, तो ये गलत है, 20 आंसर इसका नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, लंबाई ये है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 16, 2 मीटर कम है चौड़ाई, तो इसको जोड़ के दोगुना करेंगे तो ये आ जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा 16 18 क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 34, तो 34 दूनी 68, यानी कि आंसर यही है, ठीक, कन्फर्म आंसर यही हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा दिमाग लगा के मार सकते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई तो आंसर दिया हुआ है, लंबाई पूछा था 18 मान देते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा 16, 16 18 34, 34 दूनी 68, आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। नेक्स्ट है, इसमें रीजनिंग का है कि एक इसका जो संबंध इससे है वो पूछा है, जैसे चित्र परिचय का संबंध किससे, नक्शा से, तो उसी प्रकार शब्दावली का संबंध पाठ से है। नेक्स्ट है पैटर्न को पूरा करिए, ठीक है। तो पैटर्न जैसे कि इसमें दिखा जा रहा है कि ये जैसा है, ठीक है, इसका ठीक अपोजिट में वैसा ही है, तो इसी तरह ये जैसा है इसका इधर वैसा ही आएगा। तो इसको देखेंगे तो ऑप्शन में ये जिस तरह से है तो इसमें आपको ये वाला नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा सिंपल ऐसे है ऐसे है, ठीक है। इसमें क्या एक ये ज़्यादा है, इसमें भी ये गलत है, इसमें भी ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है कि यदि प्लस और भागा को वापस में बदल दिया जाए और गुना और माइनस को आपस में बदल दिया, यानी कि जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसमें जैसे इसको बदलना है तो जहाँ प्लस है वहाँ भागा, जहाँ भागा है वहाँ प्लस, ठीक है, उल्टा पुल्टा करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बदलिए, तो निम्नलिखित समीकरण में ये इसके स्थान पर यानी टोटल क्या होगा इसका योग, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सिंपल से बनाने का तरीका यही है कि इसको लिखिए पहले, क्या, जैसे 10 लिखा है 10 लिख दीजिए। अब भागा आया तो भागा के स्थान पे क्या डालना है, भागा के स्थान पे प्लस डाल देना है, अब प्लस जहाँ रहेगा वहाँ भागा डाल देना है। तो भागा आया यहाँ तो भागा के स्थान पे प्लस डाल दिए, 2 है लिख दिए। अब यहाँ माइनस आया तो माइनस का भी बदलना है, क्या, हाँ बदलना है, माइनस के स्थान पर गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, और जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस जहाँ है वहाँ भागा कर देंगे तो भागा 1 कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक डाल दिए यहाँ। अब क्या करेंगे 10, यहाँ प्लस है ना, प्लस के स्थान पर क्या भागा, हाँ सही है, तो वो क्या हो जाएगा 6, कुछ मिस्टेक हुआ है लगता है, देखिए 10 है, भागा के स्थान पे क्या है प्लस डाल दिए, ठीक है, और माइनस के स्थान पर गुना डाल दिए, ठीक है, 6 हो गया। और जहाँ गुना के स्थान पर वहाँ माइनस डालना है ना, यहाँ माइनस हो गया, ये गुना है, गुना के स्थान पे क्या डालना माइनस, तो -7 हो गया, ठीक है। तो अब इसको करिए, 6 दूनी 12 और 10 22, 22 में से 7 गया तो 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, मानव शरीर में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है, तो सबसे बड़ी कणिका होती है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे बड़ी होता है, जैसे कि WBC होता है वो रक्त का एक प्रकार है जो कि क्या करता है, जितने भी रोगों से प्रतिरक्षा जो रक्षा करता है हमारे बॉडी को, कौन करता है, WBC करता है, ठीक है। WBC को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिका, और इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है ना, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि WBC का जीवन काल क्या है, तो 13 से 20 दिन है, WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन के बीच होता है, और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, तो मार्सिलिया जो है ना ये थेलोफाइटा से संबंधित नहीं है, ये मार्सिलिया जो है ये टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है, टेरिडोफाइटा समूह का पौधा है। बाकी ये कारा और क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स ये सब थेलोफाइटा समूह का पौधा है। नेक्स्ट है कि महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी जो है ये बायां नीले पर शुरू होती है। नेक्स्ट है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया, यानी कि विटामिन के का आविष्कार किसने किया था, तो डोइजी एंड डेम ने किया था, डोइजी एंड
डेम ने किया था। जो विटामिन की खोज किसने किया था? तो कासिमिर फंक ने किया था 1912 में। और विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने किया था, विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था, विटामिन ई की खोज इवांस और विशप ने किया था। विटामिन ई की खोज यानी इवांस, विटामिन ई की खोज इवांस एंड विशप ने किया था। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो सबसे बड़ा अंतर आपको याद रखना है हमेशा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति का अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जैसे कि जो पेड़ों की छाल होता है ना, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। और कोशिका भित्ति जो है वो किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। तो जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मेलानिन किससे स्त्रावित होता है? तो जो त्वचा का रंग होता है ना, वो मेलानिन के कारण होता है ना, मेलानिन वर्णक के कारण ही त्वचा का रंग होता है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? त्वचा से संबंधित होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा के क्रोमेटोफोर से। मेलानिन किससे स्त्रावित होता है? तो त्वचा के क्रोमेटोफोर से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसमें इबोला हेमरेजिक बुखार जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। जैसे आपको मालूम है मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो ये मच्छर के काटने से होता है। डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से होता है। लेकिन इबोला हेमरेजिक बुखार जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? आदान प्रदान, है ना। विनिमय की क्रियाविधि यानी कि अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से होता है ना। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स भी बोलते हैं, रिकेट्स रोग, और ऑस्टियोमलेशिया रोग। ऑस्टियोमलेशिया रोग ये दोनों विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 1 होता है समाप्त। और इसी तरह आपको अगर इस तरह से डिस्कशन ज़्यादा कराना है या तो स्पीड में सिर्फ आंसर बताना है, या आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।